हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हमने देखा था कि जो फॉलिकल है वो रप्चर हो गया था, ग्राफियन फॉलिकल, और आपका ओवम रिलीज हो गया था, जिसको कि एग बोलते हैं। एक्चुअल में वो ओवम होता नहीं है, वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। सेकेंडरी ओसाइट में मेयोसिस 2 होता है, वो डेवलप होकर के आपको ओवम बनाता है, बट आमतौर पे हम उसको ओवम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एग रिलीज हो गया। अब क्या होता है बच्चों, एग जो है ना वो जाकर के एम्पुला में वेट करता है, और स्पर्म जो होता है एक सिंगल क्वार्टस में 200 to 300 मिलियंस इजेक्ट होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 स्पर्म ही एग तक पहुंच पाते हैं। रेस्ट ऑल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक तो एसिडिक पीएच, ठीक है, फीमेल की वजाइना एसिडिक होती है, मेल का जो स्पर्म है वो अल्कालाइन होता है, वो मरने लगता है। ठीक है, तो बहुत ही कम स्पर्म जो है, मतलब समझो 10 लाख में 9,99,000 स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ एक स्पर्म जो है जाता है एग को फर्टिलाइज करने का, जो बेस्ट और सुपीरियर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। लेट्स बिगिन इट। आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का मिलना, फ्यूज होना। एग और स्पर्म के एक्चुअल में न्यूक्लियस का फ्यूज होना। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये है आपको सामने दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है वजाइना, ये है सर्विक्स, ये है ओवरी, ये है फिम्ब्री, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये है फेलोपियन ट्यूब का स्वेलन पार्ट, एम्पुला, फुला हुआ पार्ट, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो हमारे प्यारे बच्चों, जैसे हमने फॉलिकल की स्टडी की थी, oogenesis, क्या हमने देखा था? सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर डेवलप हुआ टर्शियरी फॉलिकल, और फाइनली बनता है ग्राफियन फॉलिकल। और वहाँ से हमारा जो है सेकेंडरी oocyte मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है कि सेकेंडरी oocyte जो है रप्चर होकर के निकलता है, बट आमतौर पे लोग ओवम बोल देते हैं। ठीक है, तो हम एक बोलते हैं। तो क्या है, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है और यहाँ पे उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, रप्चर हुआ तो ये आपको निकला सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन पिछले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाई थी, तो बताई थी कि ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट कर जाता है और अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ये जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो जो फिम्ब्री है, फेलोपियन ट्यूब के सबसे निचले हिस्से में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी महीने शांत रहेगी, लेकिन जब ओवुलेशन होता है तब ये ओवरी के ऊपर सहलाती रहती है ओवरी को। ठीक है, से ऊपर मूव करती है ओवरी के ऊपर, और उस कैप्चर कर लेती है सेकेंडरी oocyte को, और कैप्चर करके कहाँ, जो फेलोपियन ट्यूब में कैप्चर करके ये पहुंच जाती है ओ आपका एग यहाँ पे एम्पुला में। फेलोपियन ट्यूब में जो होता है सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स होते हैं लगे हुए, जो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, यहाँ पे लगे होते हैं क्या, सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स। ठीक है, इसकी लाइनिंग होती है। तो क्या होता है बच्चों कि ओवम मूव नहीं करता, क्या होता है, ये फिम्ब्री कैप्चर करता है उस ओवम को, यानी एग को, और ये जो एग है वो इसी सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स के थ्रू ये उसको पुश कर ढकेल करके, मतलब उसी में मूव कराता है ये जो सेल्स हैं, कौन, सिलिएटेड सेल्स, और पहुंचा देता है एम्पुला में। एम्पुला में जा कर के वेट करती है ओवम। ओवम का लाइफ है 24 आवर। ठीक है, यहाँ तक अब आप लोग समझ गए, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ से चला स्पर्म, ओवम वहाँ आके वेट कर रहा है। और हाँ बच्चों, मैं बार बार बताती हूँ, एवरी मंथ में क्या होता है, हर मंथ में एक ओवम रिलीज होता है, मतलब एक एग रिलीज होता है। एक लेफ्ट से इस बार, तो अगले महीने राइट से, उसके पहले टर्न्स चेंज होता रहता है। ठीक है, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो एक ओवरी से 6 एक साल में 6 एग निकलेगा, और एक ओवरी से 6 यानी 12 ओवरी। एवरी मंथ में 1 निकलता है, ऑल्टरनेट। ठीक है बच्चों,
कई बार इंजेक्शंस वगैरह लेने से या फिर ज़्यादा हार्मोन्स होने से वो दो फॉलिकल जो है डेवलप होकर के रप्चर हो जाता है, बट वो सब एक्सेप्शन केस है, रेयर होता है, ठीक है। या फिर आप IUI करा रहे हो या फिर IVF करा रहे हो, तो सब केस आपको बाद में पढ़ना है, जाना MBBS में पढ़ना, अभी जितना नीट में ज़रूरत है उतना पढ़ो, ठीक है। अब क्या होता है, चलो यहाँ से कोइटस होता है। कोइटस का मतलब होता है क्या, जब मेल और फीमेल आपस में कोइटस करते हैं तो क्या होता है, इंटरकोर्स, तो जो पीनिस के थ्रू जो है अपना स्पर्म को मेल जो है फीमेल ट्रैक में डाल देते हैं, वेजाइना में डाल देते हैं, ठीक है। इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पर्म को फीमेल ट्रैक में डालने को इंसेमिनेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल इंसेमिनेशन, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो नेचुरली मेल फीमेल जो है कोइटस करते हैं और इंसेमिनेशन स्पर्म जो है पीनिस के थ्रू वजाइना के अंदर जाती है। बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में IUI वगैरह होता है तो क्या किया जाता है, मेल अपना बाहर स्पर्म जो है इजेक्ट करते हैं, उसको वॉश करके, मतलब बाहर इंजेक्शंस के थ्रू, सिरिंज के थ्रू जो है फीमेल ट्रैक में डाला जाता है स्पर्म को, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। कई सारे प्रॉब्लम्स के चलते ये ऐसा किया जाता है, किसी को स्पर्म काउंट कम है तो, चाहे मोटिलिटी रेट कम होता है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू जो स्पर्म है फीमेल के वजाइना में डाला जाता है। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण जो है यदि इरेक्ट नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, चलिए यहाँ पे इंसेमिनेशन कराया, ये है पेनिस, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म आपके जो है वो किस कलर से मैं बना दूँ, पिंक, चलो पिंक कलर से बना देती हूँ। यहाँ पे 200 से 300 यानी 200 to 3 मिलियंस जो है स्पर्म आपको सिंगल क्वाइटस में आएंगे फीमेल ट्रैक्ट में, ठीक है। आगे अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो फीमेल की वजाइना होती है उसकी pH एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और जो स्पर्म है वो अल्कालाइन होता है, वो एसिडिक pH में मरने लगता है। तो ये जो 200 से 200 to 300 जो आपका स्पर्म आया है फीमेल ट्रैक्ट में, कितना 200 to 300 मिलियंस, अब यहाँ से मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। मरते मरते पहला कारण है एसिडिक वेजाइना, दूसरा जो है फीमेल की जो ट्रैक्ट है वो उसके जो फैगोसाइटिक सेल हैं वो स्पर्म को खाना शुरू कर देते हैं। क्यों खाना शुरू कर देते हैं? उनको लगता है बाहर से कोई बाहरी सेल है आया है, ठीक है। हमें पता है ना कि हमारे सेल में फैगोसाइटिक सेल है जो कीटाणु वगैरह को मारने का काम करता है। अभी फीमेल की जो वेजाइना की जो फैगोसाइटिक सेल है वो उसको खाना शुरू कर देती है, ये समझ के कि बाहर का सेल है, तो कुछ स्पर्म वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देख लो कितनी मुश्किल होती है स्पर्म को ट्रैवल करना, स्विम करना फीमेल के ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पर्म फिर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे, फिर कुछ स्पर्म जो है बच गए और यूट्रस से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये स्पर्म है ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, कुछ वेजाइनल सेक्रीशंस जो होती है, जो कुछ सेक्रीशंस होती है ट्रैक्ट में, ठीक है। तो जितने भी वेजाइनल सेक्रीशंस होती हैं ये इन पे एक्ट करती है और क्या करती है कि ये जो स्पर्म जाते हैं इनके हेड को वॉश कर देती है। मतलब क्या? शर धो देती है। मतलब क्या? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब पहले तो एसिडिक वेजाइना के चलते स्पर्म मरेंगे, दूसरा फैगोसाइटिक सेल वेजाइना का खाएगा, तीसरा जो वेजाइना का सेक्रीशंस है, ठीक है, जो वेजाइना की दीवार से जो सेक्रीशंस निकलते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्पर्म को के जो ऊपर का है ना मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग होता है, उसको वॉश कर देंगे। देखिए यहाँ दिखाती हूँ मैं स्ट्रक्चर, ये है स्पर्म, ऊपर में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरे स्पर्म पे कवरिंग होता है। तो ये जो वेजाइना का सेक्रीशंस है जो भी है ये क्या करेगा, इसको देखो ये पूरे पे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है। तो ये जो वेजाइना का सेक्रीशंस है ये क्या करेगा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करेगा। कैसे वीक करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये क्या करेगा कि निकाल देगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीक होना अच्छी बात है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर होगा तो ये है एक्रोसोम, एक्रोसोम, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस,
ये है नेक, ये है मिडल पीस और ये है टेल। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक करके और ये करेगा, एक्रोसोम जो है वो आपको इजीली बर्स्ट करके निकल जाता है। बाहर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको यदि वेजाइनल सेक्रेशंस कमज़ोर कर देंगे तो इजीली बर्स्ट कर जाएगा एक्रोसोम, और एक्रोसोम बर्स्ट करेगा तो ही वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है और स्पर्म ओवम के साथ आपको वो जो बाहर की लेयर है ओवम को, उसको पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है। देखिए तो आपको मैं बताती हूँ कि आखिर जो वो ओवम रिलीज होती है, जो एग रिलीज होती है, वो अपने साथ क्या क्या लेकर रिलीज करती है। देखिए ये है हमारा क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक जो है ओवरी से निकला, एम्पुला में वेट कर रहा है। स्पर्म जो है बाहर से आया और आपको स्पर्म को वॉशिंग शुरू हो गई, कैसे कैसे डाई करना शुरू हो गया। एक्चुअली देखिए क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है सिंगल क्वार्टस में इजेक्ट होता है, बट फाइनली पहुंच पाता है इस एग तक ओनली 200। ठीक है, ओनली 200 स्पर्म ही बच जाते हैं। मतलब 10 लाख में सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि जा करके ओवम के पास पहुंचता है, बाकी सब रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 10 लाख में से सिर्फ एक स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है, बाकी 9,99,000 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो ओवरी से जो रप्चर होकर के एग निकलता है तो उसके साथ कौन कौन सा स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है बच्चों, इस ग्राफियन फॉलिकल में हमने आपको पहले पढ़ा दिया था कि सबसे अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। प्राइम एक मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो बनता है ना एक पोलर बॉडी, एक प्राइमरी oocyte, यही और फिर सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte तो पहले रहता है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो 2 सेल बनता है, एक छोटा एक बड़ा, बड़ा वाला सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला है वो है पोलर बॉडी, जो आगे जाकर के डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके बाहर का जो लेयर है इसको हम कह देंगे क्या, जोना पेलुसिडा। ये सब मैं पढ़ा चुकी थी, ये नॉन सेलुलर पेलुसिडा, ये नॉन सेलुलर लेयर होता है जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स के एक लेयर होती है जिसको कहते हैं क्या, कोरोना रेडियाटा, रेडियाटा। ठीक है, तो जब ये फटती है ना बच्चों, ये है ग्राफियन फॉलिकल का एंट्रम यानी कि कैविटी, और ये पेरिफेरी में भी ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, और ये बाहर की 2 लेयर, थीका एक्सटर्ना और ये है थीका इंटरना, ये सब मैं पढ़ा दी हूँ। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो उससे ये पोर्शन बाहर निकलती है, कौन कौन सा, ये सेकेंडरी oocyte, अपने साथ ये सिक्योरिटी बॉडीगार्ड लेके आती है, जोना पेलुसिडा, और साथ में ये बाराती, मतलब कि बहुत सारे सेना। ठीक है, नॉट बाराती, इसको कह देंगे हम कोरोना रेडियाटा। ठीक है, यही रप्चर होकर के आपको एम्पुला में पहुंचती है और वेट करती है फ्यूजन होने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो क्या होता है बच्चों, अभी क्या हमने देखा कि जो कुछ बचे खुचे स्पर्म है उसको वजाइनल सेक्रेशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हमने क्या देखा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेड साइड में जो हेड को वॉश करती है, मतलब हेड साइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, तो बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिएशन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाता है, इसको हम कहेंगे कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या कहेंगे, कैपेसिटेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि ये कैपेसिटेशन कहाँ होता है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, कैपेसिटेशन में क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वीक हो जाता है, क्यों, वेजाइनल सेक्रेशंस के कारण। ठीक है, समझिए। अब देखिए क्या होता है, बहुत लोगों को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं। ठीक है,
उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, एग जो है नॉन सर्जिकल बाहर निकालते हैं और स्पर्म को लेकर के वॉश वगैरह करके उसको फ्यूज़ कराते हैं। तो पहले के साइंटिस्ट को कैपेसिटेशन के बारे में पता नहीं था कि स्पर्म का जो ऊपर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वीक कराना पड़ता है ताकि जो अंदर का एक्रोसोम है ये बर्स्ट होकर के हेल्प करे फर्टिलाइजेशन में, तब ये न्यूक्लियस जो है अंदर की तरफ जाएगा। तो मतलब बर्स्ट होगा ना, उसके बाद ही न्यूक्लियस पास करेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फटेगा ना तभी एक्रोसोम बाहर जाएगा और तभी न्यूक्लियस भी बाहर जाएगा। तो वो कमज़ोर होना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूज के फीमेल के न्यूक्लियस के साथ क्या फ्यूज़ करेगा, ये न्यूक्लियस को ही फ्यूज़ करना है, ठीक है। रेस्ट ऑल पार्ट तो आपको ये सब पार्ट तो निकल जाएंगे, सिर्फ न्यूक्लियस को फ्यूज़ करना है, ठीक है। उसका जो हेड है एक्रोसोम का अलग रोल है, मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है। तो मैं क्या बता रही थी बच्चों कि पहले के डॉक्टर्स को पता नहीं था कि जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें कराना पड़ता है क्या हमको कैपेसिटेशन। वो डायरेक्ट स्पर्म और ओवम को लेकर के, मतलब कि सेकेंडरी oocyte को लेकर के फ्यूज़ करा रहे थे लैब में, और फ्यूज़ हो ही नहीं रही थी, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही थी, ठीक है। तब जाकर के उनको बाद में पता चला कि इसमें कैपेसिटेशन करानी पड़ेगी, तब जाकर के ये क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। तब जाकर के उन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कमज़ोर किया, फटा, तब जाकर के कैपेसिटेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम होप सो आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, जब मेल फीमेल आपस में कॉपुलेट करते हैं, यानी उसको क्वाइटस भी बोलते हैं, कॉपुलेशन भी बोलते हैं, सीमेन इज रिलीज्ड बाय पीनिस इनटू द वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन ये नेचुरल का बात कर रहे हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। क्या मैंने पढ़ाया कि जो है आपको ये हो गया आपको यूट्रस, ठीक है, ये हो गया आपको सर्विक्स, ये हो गया वजाइना, यहाँ से एक कोपुलेशन हुआ, यहाँ पे बहुत सारा स्पर्म जो है वो सर्विक्स से होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंटर इनटू द यूट्रस, यूट्रस की तरफ जाता है, एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। यहाँ पर जब स्पर्म पहुँचता है बच्चों, ये दोनों तरफ जाता है, ठीक है, ये नहीं कि जिधर एक है उधर ही जाएगा, ये दोनों तरफ जाता है। इसलिए तो बस 200 से 300 मिलियन में से सिर्फ 200 ही स्पर्म पहुँच पाता है एक तक, ठीक है। उसके बाद कह रहे क्या, finally reach the ampullary region of the fallopian tube and the ovum released by the ovary also transported to ampullary region. ओवम वेट कर रहा है एम्पुलरी रीजन में, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। फर्टिलाइजेशन ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप कोइटस कर रहे हो, पूरे महीने कोइटस कर रहे हो तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। एक सर्टेन टाइम होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है कोइटस करने के बाद, वो स्पर्म ओवम दोनों आपस में रहेंगे वहाँ मौजूद, तब ना फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यही कह रहा है कि जो है दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कोपुलेशन लेड टू फर्टिलाइजेशन। आप पूरे महीने क्या कर रहे हो उससे, सॉरी वेट, आप पूरे महीने क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ये वहाँ पे पहले से या तो स्पर्म मौजूद हो या फिर ओवम हो, दोनों का फ्यूजन होने के लिए दोनों की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कह रहा है कि साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ स्पर्म और ओवम का होना एम्पुलर रीजन में ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। बट क्या है, कई केस में ना पहले ओवम पहुंच जाती है, ठीक है, या पहले से 2 दिन तक जिंदा रहता है स्पर्म फीमेल ट्रैक में, तो क्या होता है पहले से स्पर्म भी जाकर के वहाँ वेट करता रहता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली एनसीईआरटी नहीं है, बट एग्जाम में आएगा तो एनसीईआरटी तो गॉड है नीट के लिए, तो आपको यही मानना है, टिक लगाना है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ जोना पेलुसिडा। मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बनाया, क्या बनाया मैंने, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, इन सब स्ट्रक्चर के साथ जो है आपका एग रप्चर होकर के निकलता है, तो आपको एम्पुलर रीजन में यही स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। जोना लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री। अब ये आपको मैं समझाती हूँ, देखो हमने क्या देखा, यहाँ से पेनिस के थ्रू आया आपका स्पर्म, स्पर्म जो है वो चला तो क्या किया, आपको
यूट्रस से होता हुआ गया। तो 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म कोइटस के दौरान इजेक्ट हुआ था, वो सिर्फ 200 स्पर्म ही जो है वो एग तक पहुंच पाते हैं। कहाँ कहाँ डिस्ट्रॉय हुए? वजाइना का एसिडिक पीएच के कारण, उसके बाद आपको किस चीज़ के कारण? फैगोसाइटिक सेल के कारण। और जो है आपको उसके बाद क्या होता है, जो वजाइना का सेक्रेशन है वो क्या करता है, स्पर्म के हेड को वॉश कर देता है, ठीक है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर हो जाए। क्योंकि स्पर्म तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है, तो उसका हेड जो है कमजोर होगा, तब तो बर्स्ट करेगा एक्रोसोम और बाहर निकलेगा, तो क्या करेगा, जो है वो आपको एग का जो लेयर है, जो सिक्योरिटी है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से चला स्पर्म, चलिए ये दोनों साइड जाएगा, इधर जो जाएगा वो तो वेस्ट ही है, ठीक है, इस ओवरी इस एम्पुला में जाएगा, ठीक है, इधर वाला आपको दिख रहा है, इस ओवरी में जाएगा, जहाँ पे आपको ये एग जो है वो वेट कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जाने के बाद जब दोनों नज़दीक पहुँचते हैं तो देखिए क्या होता है बच्चों कि 200 से 300 एग जो है वो पहुँचे होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारा स्पर्म बना लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्म है बच्चों, ये पहले इनमें कैपेसिटेशन हो चुका है, जिनके कारण इनकी टेल में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और हेड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी बहुत ही वीक होता है। तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक होने के कारण वो फट जाता है और वहाँ से एक्रोसोम बर्स्ट करता है। और ये जो एक्रोसोम बर्स्ट करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइसिन आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ये क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा, यानी कि इसको, ये है कोरोना रेडियाटा और ये है जोना पेलुसिडा, इन दोनों को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। सारे के जितना भी वहाँ पे स्पर्म है जो कैपेबल है, इन दोनों को डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद कोई एक स्पर्म जो है वो पहुँचेगा आपको कहाँ, इस मेम्ब्रेन तक, विटेलाइन मेम्ब्रेन तक, ठीक है। जैसे ही कोई एक स्पर्म विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, वो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी करेगा, ताकि एक से ज़्यादा स्पर्म उस ओवम में ना जा सके, ठीक है। तो रेस्ट जितने भी स्पर्म है वो अंदर ओवम के ना जाए, इसके लिए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी चलाता है। अब ये क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरह का ब्लॉक होता है, एक फास्ट ब्लॉक और एक स्लो ब्लॉक, ठीक है। एक हो गया फास्ट ब्लॉक, एक हो गया स्लो ब्लॉक। क्या होता है बच्चों, देखिए क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म का जो हेड है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन को टच करती है, वैसे ही क्या होता है, उसका न्यूक्लियस जो है वो अंदर चला जाता है। इसका यहाँ से टूट गया और न्यूक्लियस है स्पर्म का जो अंदर चला गया, ठीक है, और रेस्ट्रल पार्ट टूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस अंदर ओवम का चला गया तो क्या होता है, जो ओवम का मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज हो जाता है। और जैसे ही ओवम का ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, किसी अदर स्पर्म को अंदर नहीं आने देता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया फास्ट ब्लॉक, ठीक है, इसको क्या कह देंगे हम, फास्ट ब्लॉक। इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन। दूसरा होता है स्लो, ठीक है, स्लो में क्या होता है, स्लो ब्लॉक में बच्चों कि देखिए एक बात आपको बताती हूँ मैं, जो ह्यूमन का जो एग है, ठीक है, जो जोना पेलुसिडा उसकी लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर, उस जोना पेलुसिडा पे, यानी कि इस पे, इस ग्रीन वाले पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इन रिसेप्टर्स का काम क्या है बच्चों, कि ह्यूमन के ही स्पर्म को ये रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर एनिमल के स्पर्म को इसके नज़दीक ले जाएंगे तो ये अलाउ करेगा या फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ये इन रिसेप्टर्स को कहते हैं ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन का ही स्पर्म को ये पहचानते हैं, उसी को ये अंदर जाने देंगे, ठीक है बच्चों। तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है कि जो विटेलाइन में, जो स्लो ब्लॉक में क्या होता है कि ये जैसे ही आपका ये जो एक स्पर्म जाएगा ओवम में, अपना न्यूक्लियस इनसाइड डाला, वैसे ही क्या होता है, कुछ थोड़े देर बाद कुछ केमिकल रिलीज होता है। चलिए कुछ केमिकल रिलीज करवा लेते हैं, किस कलर से,
चलिए इस कलर से, ठीक है। कुछ केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल क्या करता है, इस ZP3 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस ओवम से कुछ केमिकल रिलीज होगा और ये ZP3 जो रिसेप्टर्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये ZP3 जो है रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर, ठीक है। जिससे क्या होता है, ZP जो है 3 रिसेप्टर इम्परमिएबल हो जाता है। अब दूसरा स्पर्म इसको फ्यूज करने नहीं आएगा, ठीक है। जो एक स्पर्म है जिसका न्यूक्लियस अंदर गया, तो हमने आपको एक बात पढ़ाई थी कि आपका जो फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल बना था, उसमें आपको बताई थी कि सेकेंडरी ओसाइट था जो कि सिर्फ मियोसिस 1 ही कंप्लीट हुआ था, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था। टर्शियरी फॉलिकल से जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था तो क्या हुआ था, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेटाफेज 2 में जाकर के क्या हो गया था, अरेस्ट हो गया था, स्टॉप हो गया था। तो मियोसिस 2 वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जब मेल का न्यूक्लियस अंदर ओवम में आता है तो वहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। ये हो गया ओवम, ठीक है। ये है इसमें आपका सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। ये क्या है करेगा, ये जो ये है सेकेंडरी ओसाइट। तो ये क्या करेगा कि आपको 2 सेल में बट जाएगा, ठीक है। इसमें डिवीजन होगा और ये क्या करेगा, 2 सेल बनेगा, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस क्या है अंदर, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियस। क्या हम बोलते हैं इस न्यूक्लियस को, इसको कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही जो मेल का जो न्यूक्लियस है अंदर जाता है सेकेंडरी ओसाइट में, सेकेंडरी ओसाइट जो कि अरेस्ट था मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज में, अब यहाँ पे होगा मियोसिस 2, ठीक है। और फिर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, अब ये बना देगा 2 सेल, एक यहाँ पे बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा, अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। 2 सेल बना। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक सेल, मान लो कि ये सेकेंडरी ओसाइट है, इसमें जो सेल है 2 सेल आपका बनेगा, एक सेल ये छोटा और एक सेल ये बड़ा, ठीक है। ये छोटा वाला सेल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा आगे जा कर के, ठीक है। इसको कह देंगे हम पोलर बॉडी। और ये जो बड़ा वाला सेल है, ये जो आपका दिख रहा है बड़ा वाला सेल, रुकिए दूसरे कलर से बनाते हैं, और ये जो पूरा ये बड़ा वाला सेल हो गया, ये इसके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। जो बड़ा वाला सेल है ये सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्या कहते हैं, ओवम होता है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट ही आगे जा कर के ओवम बनाता है, ओवम, ठीक है। यहाँ तक होप सो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह है पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है। और यह है ओवम। होप सो अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नीट एंड क्लीन है। जो कि आपको देखो इसका भी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एन होता है, मेल का प्रो न्यूक्लियस। फीमेल का जो ओवम है इसमें भी एन है, ठीक है। तो जाइगोट बनेगा दोनों फ्यूज करके, और क्या करेगा, जाइगोट बना देगा जो कि 2n होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले थे, कहाँ से, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म ये हो गया था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवम एंड स्पर्म के मिलने के प्रोसेस को, ये एक्चुअली इन दोनों का न्यूक्लियस मिलता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म comes in contact with zona pellucida layer of the ovum and the induces change in membrane that block the entry of additional sperm। मैंने पढ़ाया, ब्लॉक कर देता है ताकि बाकी का स्पर्म जो है वो इंटर ना कर सके ओवम में। Thus it ensure that only one sperm
कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा। एंड द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड देखिए उसके बाद ये पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये स्पर्म रहा, ये है आपका कोरोना रेडियाटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा दिख रहा है। ये है आपका पेरीविटेलाइन स्पेस, ये है जोना पेलुसिडा, मैंने स्ट्रक्चर आपको बना दिया था। ये यहाँ पे क्या करेगा, कोरोना रेडियाटा को और जोना पेलुसिडा को चीरते हुए अंदर आएगा ओवम में। कैसे, इसका जो एक्रोसोम है वो बर्स्ट करता है और उसमें लाइसिन एंजाइम जो होती है वो हेल्प करता है इनको अंदर जाने में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। Help to a sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane. ठीक है, उसके बाद दिस इंट्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। मैंने क्या बताया, जो सेकेंडरी oocyte का रुका हुआ था, अरेस्ट था सेकेंडरी oocyte का, आपको मियोटिक 2 वो यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। एंड द सेकेंडरी एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो ऑन इक्वल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पर भी सेकेंड पोलर बॉडी बनता है लेकिन वो डिजनरेट हो जाता है। एंड हैप्लॉइड ओवम, जिसको कि ऊटीड कहते हैं। Soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum fuse together to form diploid zygote। जाइगोट बन गया। तो आप लोग बताओ कि जाइगोट बन गया तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है।